नमस्कार, न्यूज सर्किल में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। क्या भारत को बांग्लादेश को लेकर सामरिक तौर पर अब नए तरीके से सचेत हो जाना चाहिए? क्या बांग्लादेश को लेकर भारत को स्ट्रेटेजिक एक नए मूवमेंट पे आ जाना चाहिए? क्योंकि बांग्लादेश के जो रिटायर्ड मेजर हैं फजलुर रहमान, उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर पाकिस्तान पर भारत आक्रमण करता है तो बांग्लादेश को भी भारत पर आक्रमण कर देना चाहिए। आखिर बांग्लादेश की ऐसी मंशा क्या है? इन सब बातों को सामूहिक तौर पर समझने के लिए हमारे साथ ओम सिंह राणा जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो राष्ट्रीय विकास संगठन, और भाजपा पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संयोजक हैं पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के। सर, आपका न्यूज सर्किल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। सर, एक चीज समझना चाहेंगे कि इन दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल बड़ा टेंस है, लेकिन इसी बीच में बांग्लादेश आ जाता है। कभी बांग्लादेश कहता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो माहौल तनावपूर्ण है हम उसकी मध्यस्थता करने को तैयार हैं। कभी बांग्लादेश के पूर्व मेजर ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान पर भारत आक्रमण करता है तो भारत को भी बांग्लादेश को भी भारत पर आक्रमण कर देना चाहिए। आखिर बांग्लादेश को लेकर भारत को क्या अब नए तरीके से सोचने की जरूरत है? योगेश जी, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा टच किया है, क्योंकि देखिए जिन लोगों को हमने पैदा किया जी, जिनको हम पैदा करने के बाद से अब तक मदद करते आए हैं, वही हमें आंख दिखाने का काम कर रहे हैं जी। पहले भी किया है और अब जब भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव चल रहा है तब भी वो ऐसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने खुद ही कहा, जो मेजर जनरल है ALM फजलुर रहमान, उन्होंने इस मौके को गलत तरीके से फायदा उठाने के लिए चुनने की कोशिश की। जो वहां के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, कार्यवाही सरकार के मुखिया हैं यूनुस जी, ये उनके मुख्य सलाहकार रह चुके हैं, सैनिक अधिकारी रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान पर भारत हमला करता है तो यह है वह समय है जब हमें उनके नॉर्थ ईस्ट के राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। ये बहुत ही निंदनीय बयान है। रही बात वास्तविकता की, ये उनके सपने हैं, पूरे नहीं हो सकते। दूसरा एक बात अगर हम राणा साहब सामरिक तौर पे समझें कि बांग्लादेश को लेकर भारत के संबंध हमेशा से मधुर रहे हैं और ऐसी कोई अभी तक स्थिति आई नहीं, लेकिन अब जब भारत एक ऐसी स्थिति में खड़ा है कि भारत पूरे समूचे विश्व को आतंकवाद को लेकर एक करारा जवाब देने की स्थिति में है और भारत ये चाहता है कि अब एशिया से या पश्चिम एशिया से हम आतंकवाद का समूल विनाश कर देंगे। ऐसे दौर में जब वो बयान आता है, और चाहे उनकी राष्ट्रपति शेख हसीना रही हो, जब भारत में वो प्रवास करती है उनको शरण दी जाती है, उसको लेकर क्या बांग्लादेश में अब जो टेम्परामेंट है वो बांग्लादेश का टेम्परामेंट बदल रहा है क्या भारत को लेकर? आपकी बात काफी हद तक सही है, क्योंकि देखिए वहां पर जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वे अपना असर दिखा रही हैं। शेख मुजीबुर रहमान जी के जो पूरे परिवार को 3 या 4 मेंबर बचे थे, बाकी सबको उन्होंने हत्या कर दी थी, वे दिन लौट रहे हैं। आपने देखा पिछले 2024 में क्या हुआ, जब छात्र आंदोलन के बहाने वहां पर हिंदू जो वहां के लोग थे हमारे, उनके ऊपर अत्याचार हुए और बड़े पैमाने पर तहस नहस कर दिया गया बांग्लादेश को। मेरा यह कहना है कि अभी सोचने की जरूरत है कि जिस देश को हमने मदद करके उदय कराया था, पैदा कराया था, ऐसा नहीं है कि जो आया उसको खीर बांटते रहे। भारत को अब सोचने की जरूरत है। आपने एक बात और कही थी कि हम कभी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। नहीं योगेश जी, प्रॉब्लम बीच में आती रही है। आपने देखा कि वो भी समय था जब हमारे करीब 16 जो हमारे BSF के जवान थे, वहां के जो बांग्लादेश के जो गार्ड हैं उन्होंने मार दिए थे, खेतों में दौड़ा कर मारे थे। एक छोटा सा देश, एक छोटा सा चिंदी सा देश जिसको हमने पैदा किया 1971 में, जो हमारे प्रयासों से अपने वजूद में आया, वही देश हमें आगे दिखाता है, पहले भी आगे दिखाता रहा। और अभी जो ताजा बयान है मेजर जनरल का, जो रिटायर्ड है वहां पर यूनुस जी के सलाहकार, तो वह सोचने की जरूरत है। लेकिन ये सब उनके मंसूबे हैं, पूरे नहीं होने देंगे। हमारी मदद के बिना बांग्लादेश तरक्की नहीं कर सकता। दूसरा, हम अगर भारत बांग्लादेश की सीमा की बात करें, चाहे वो जल समझौते की बात हो, उसको लेकर भी टकराव की स्थिति कभी ना कभी बन जाती है देश के अंदर। लेकिन बांग्लादेश को अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश की, चाहे वो सामरिक दृष्टि से बांग्लादेश को देखें, स्ट्रेटेजिकल तौर पर बांग्लादेश को देखें, आर्थिक तौर पर बांग्लादेश को देखें, लेकिन कभी कभी दो देशों की आमने सामने की टकराव की स्थिति आज तक नहीं आई। और न कभी सेना की तरफ से या किसी अधिकारी की तरफ से या किसी राजनेता की तरफ से ऐसा बयान आया कि हम भारत पर आक्रमण कर देंगे। तो ये जो बयान है, इसके कई सारे मायने जो है वो निकाले जा रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर, और जो पूर्व सैनिक हैं, आप जैसे लोग जो हैं, वो भी इन बयानों को लेकर बांग्लादेश की जो मंशा है उसको चिन्हित कर रहे हैं। देखिए, ये मौका प्रस्ती है,
ये मौका प्रस्ती अपॉर्चुनिस्ट जो हैं बांग्लादेश के कुछ लोग जी। वो इसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, जो कि हम होने नहीं देंगे, क्योंकि आपको टैक्टिकल चीजें समझनी होंगी जी। जो सामरिक स्थिति समझनी होगी। बांग्लादेश के साथ हमारी 4096 किलोमीटर की सीमा लगती है, जी जी। जिसमें हमारे आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल और मिजोरम है। आप देखें तो आसाम में हमारी करीब 262 किलोमीटर की सीमा लगती है, त्रिपुरा में भी 856 किलोमीटर की सीमा रेखा है हमारी, मेघालय में 443 किलोमीटर के आसपास है, और साथ साथ पश्चिम बंगाल में 2217 किलोमीटर है जी। और उससे भी जो गलत फायदा उठाने की कोशिश की या जो उनकी बातों से दर्शाता है, उनकी बातें जो निकल कर सामने आई, ऐसे मौके को वो यूज करना चाहते हैं, उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। चिकन नेक की तरफ उनका ध्यान है। आप समझते हैं कि 22 किलोमीटर चौड़ा और करीब 62 किलोमीटर लंबा एक रास्ता है जो हमारी मुख्य भूमि को हमारे पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है। और ये इतना टैक्टिकल, इतना सामरिक सिचुएशन है, इतना स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है वहां पर कि भूटान, नेपाल, चाइना ये सीमावर्ती देश है। भूटान के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, नेपाल के साथ भी अच्छे हैं, हम कह सकते हैं। चाइना के साथ हमारे संबंध खट्टे मीठे रहे हैं। तो जो चिकन नेक है, जो मैंने बताया 22 किलोमीटर चौड़ा और करीब 62 किलोमीटर लंबा, उस पर उनकी नजर है। लेकिन उनकी नजर से ज्यादा बाज की नजर भारतीय सेनाओं की है। आप निश्चिंत रहिए, और आपके माध्यम से मैं देश की जनता को यह सुरक्षित भावना की तरफ ले जाना चाहता हूं कि चाहे पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश, किसी भी मौके का गलत फायदा नहीं उठाने देंगे। यह भारतीय सेनाओं की खासियत है। दूसरा एक बात राणा साहब आपसे समझना और चाहेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में जब भी बात होती है तो अवैध बांग्लादेश की घुसपैठ को लेकर हमेशा चर्चा में आती है। चाहे वो रोहिंग्या को लेकर बात हो, वो चाहे बांग्लादेशी हैं और वो बिहार के रास्ते आ जाते हैं और उनके यहाँ पे तो कार्ड वगैरह भी, आधार कार्ड वगैरह बन जाते हैं। तो ये इस समस्या को आप कैसे देखते हैं कि बांग्लादेश से एक आप ये मान लीजिए कि घुसपैठ का वो अड्डा बन चुका है? देखिए योगेश जी, मैं आपको क्या बताऊं, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतने दिन से इन चीजों को देख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं पश्चिम बंगाल की जो सीमा है करीब 2217 किलोमीटर, पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो या हमारे देश के वे लोग हों जो हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था को चोट पहुंचाना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया को पता है कि हम एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है और जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी ताकत। हमारा जो देश है वो राज्यों का एक समूह है। अगर मैं बांग्लादेश सीमा के आसपास की बात करूं तो पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान सरकार है ममता बनर्जी की, वो तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उनको पता है कि जितनी संख्या आपकी होगी, जितने वोट आपके होंगे, उसी के आधार पर आप सत्ता में आ सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो हमारे मूल निवासी हैं पश्चिम बंगाल की, वो तो है ही, लेकिन कुछ पार्टियां इतनी गिर चुकी हैं, वो यह नहीं देखती कि देश हित क्या है और वोटों की तुष्टीकरण की नीति के चलते दूसरे देशों को अवैध रूप से घुसपैठ कराकर अपनी संख्या और अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं ताकि वो सत्ता में बने रहें। आप देखिए हमारे साधन संसाधन सीमित हैं, ऐसे में अगर बांग्लादेशियों को घुसा कर उनको मदद करके हम अपने यहाँ पर लाएंगे, उनके आधार कार्ड बनाएंगे, उनके वोटिंग कार्ड बनाएंगे और उनको अपने वोटर बनाएंगे, तो क्या यह देश हित में है? मैं कहता हूं कि जहां हर राज्य के मुख्यमंत्री को निश्चित रूप से स्वतंत्रता के साथ फैसले लेने का अधिकार है, लेकिन जहां तक सुरक्षा से संबंधित फैसलों का मामला है वो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, वो केंद्र सरकार का मामला है। लेकिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पश्चिम बंगाल की जो वर्तमान सरकार है वो वहां पर अपने वोटरों की संख्या ज्यादा बढ़ाने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को आश्रय दे रही है। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है, इस पर रोक लगनी चाहिए। जी बिल्कुल। दूसरी एक बात और समझ रहे हैं, बांग्लादेश में अभी पिछले दिनों हिंदुओं का कत्ल हुआ और हिंदुओं की क्या स्थिति बांग्लादेश में रही है, इसको लेकर भी पूरी दुनिया में सब कुछ छिपा है नहीं। तो इस सब चीजों को आप कैसे देखते हैं कि वहां पे कट्टरपंथी ताकतें जो उनका एकदम से उदय हो जाना और जो अल्पसंख्यक है हिंदू, उनके ऊपर आक्रमण हो जाना, उनके घर जला देना, इस चीज को आप कैसे देखते हैं कि वहां वो बांग्लादेश क्या दूसरा पाकिस्तान नहीं बन रहा है? आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। अगर इन चीजों पर प्रभावी तरीके से अंतरराष्ट्रीय जगत ने ध्यान देते हुए रोक नहीं लगाई या रोक लगाने के लिए उनको बाध्य नहीं किया तो स्थिति बहुत ही दुष्परिणाम होंगे। इस स्थिति के इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। किसी भी देश की आंतरिक व्यवस्था सही होना, शांति पैदा करना वहां की सरकार की जिम्मेदारी है। आप देखें जब ये जो सारा मामला चला था, शेख हसीना जी वहां से निर्वासित हुई, मजबूरी में भागी और वहां पर जो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं यूनुस जी,
उनको बागडोर दी गई। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वहां के जितने बाशिंदे हैं, जितने वहां की जनता है, उन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी वहां के प्रीमियर या मैं कहूं कि कार्यवाहक जो वहां के मुखिया हैं, यूनुची, उनकी जिम्मेदारी थी। आप सभी ने देखा कि हिंदुओं के साथ क्या क्या अत्याचार हुए, हिंदुओं की महिलाओं जो अल्पसंख्यक है वहां पर, उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुए, छात्रों के साथ क्या क्या अत्याचार हुए, हमारे जो धार्मिक लोग हैं उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुए, जेल में डाल दिए गए, उनको वकील तक नहीं मिले, उनके घरों को तहस नहस कर दिया गया। क्या ये सब किसी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में होना चाहिए? अंतरराष्ट्रीय जगत को इसका संज्ञान लेना चाहिए। दूसरी एक बात और आप जरा बताइएगा कि हम जब अल्पसंख्यकों की बात करते हैं पूरी दुनिया में, और जब हम बांग्लादेश की बात करेंगे, वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यक है, उनके घर जला दिए जाते हैं, उनके बच्चों को मार दिया जाता है, एक डर का माहौल बनाया जाता है। और उसी के एवज में जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में CA NRC जब सरकार लाती है और ये कहती है कि साहब जो आसपास हमारे पड़ोसी देश है वहाँ पे जो मुस्लिम हैं या जो हिंदू हैं या जो अल्पसंख्यक हैं उनको हमें सुरक्षा देना हमारी भी जिम्मेदारी है, और इसको लेकर भी देश के अंदर विरोध होना शुरू हो जाता है। आप इस चीज को कैसे देखते समझते हैं कि भारत को लेकर अब जो है स्ट्रेटेजिकल जो है अल्पसंख्यकों को लेकर या कहें कि हिंदुओं को लेकर अब जो है अब भारत सरकार आगे बढ़ रही है, और इन सब चीजों को बहुत पहले हो जाना चाहिए था जो अब हो रही है? योगेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने वो पॉइंट टच किया है जो आज की चर्चा में होना चाहिए था जी। आपने CA का जिक्र किया। देखिए, पूरी दुनिया में नेपाल को अगर छोड़ दिया जाए तो सिर्फ एक देश है जहां हिंदू बाहुल्य है, वो है भारत। अगर भारत के हिंदुओं के सामने कोई समस्या आएगी, कहां जाएंगे जी? क्या मुस्लिम देशों में जाएंगे? क्या उनको वहां पर आश्रय मिलेगा? तो हिंदुस्तान के इस हिस्से को जिसको हम भारत बोलते हैं, जो भारत है, यहां पर हिंदुओं को ध्यान में रखकर नीतियां बननी चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। यह हमारा सौभाग्य है कि वर्तमान सरकार, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने इस पर ध्यान दिया और उन्होंने ये निश्चय किया कि अंतरराष्ट्रीय नहीं कहना चाहिए, बल्कि जो पड़ोसी देश हैं उनमें जो हमारे अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिमों को छोड़कर, भाई पारसी हुए, बौद्ध हुए, जैन हुए, हिंदू हुए, इन लोगों को अगर वो भारत में आते हैं, 2014 से पहले की स्थिति की बात कर रहा हूं मैं, 2014 से पहले अगर वो भारत में आए हैं तो उनको हम अपनी नागरिकता देंगे जब वो अप्लाई करेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है। भारत में हिंदुओं को और इन अल्पसंख्यकों को आश्रय मिलना ही चाहिए, और यह है इसी वर्तमान सरकार की देन है। दूसरा, भारत हर किसी का ये चाहता है कि मित्रवत संबंध बने रहें, लेकिन अगर कोई देश भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने लगे या भारत के खिलाफ वो आंखें दिखाने लगे, जैसा कि बांग्लादेश को लेकर हो रहा है, और पाकिस्तान तो भारत के साथ कैसे संबंध ये तो हर कोई जानता है, तो क्या भारत को अब बांग्लादेश को लेकर भी वही स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए? क्या बांग्लादेश को लेकर भी हमें उन स्थितियों में आके खड़ा हो जाना चाहिए जहां पे हम आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और सामरिक तौर पर बांग्लादेश को वो सबक तो सिखाई दें कि भारत जो है वो बड़ा विशाल हृदय है भारत का, लेकिन अगर भारत को आंख दिखाई जाएगी तो भारत भी आपको करारा जवाब देने में सक्षम है। आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं, क्योंकि जो चलता आया है वो चलता रहे, यह जरूरी नहीं है। बहुत कुछ हुआ है, आपने देखा पिछले वर्ष से लगाकर अभी तक भी वहां पर हिंदुओं के साथ जो कुछ हुआ वो किससे छिपा नहीं है। जिस तरह से हमने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आतंकी हमले के बाद पहली बार इतने सालों में सिंधु नदी के जल का जो समझौता हुआ था उसको स्थगित कर दिया जी। क्या हम तीस्ता, फरक्का, गंगा, इसके पानी के वितरण के बारे में फिर से नहीं सोच सकते? हमें सोचना चाहिए। अगर हम फरक्का का पानी, गंगा का पानी, तीस्ता का पानी रोक दें या उसमें कुछ सुधार कर दें, उसमें कुछ संशोधन कर दें, तो घुटनों पर आ जाएगा। जीने के लिए हवा, पानी और भोजन मूल आवश्यकताएं हैं, तो हमें जरूर सोचना चाहिए। और दूसरा, भारत के बारे में कहा जाता है कि भारत का हृदय बड़ा विशाल है, और भारत कभी आज तक भारत ने कभी ऐसी कोई स्थितियों पे पैदा नहीं की, चाहे आतंकवाद को लेकर भी भारत यूएनओ तक चला गया, लेकिन भारत ने कभी ऐसी स्थितियां पैदा नहीं करी। बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में आ जाते हैं, यहाँ पे आतंकवाद फैलाकर वो चले जाते हैं। बांग्लादेश की स्थितियां ले लीजिए कि हिंदुओं को माइग्रेट किया जाता है, भगाया जाता है। तो अब बांग्लादेश को लेकर क्या भारत को अब वो कदम उठा लेने चाहिए जिनसे हम बचते रहे, या हम अपना सहृदयता दिखाते रहे, हम अपना विशाल हृदय दिखाते रहे? क्या बांग्लादेश को लेकर भी, और अब खासतौर पर जब बांग्लादेश का रिटायर्ड मेजर ये बयान दे रहा है
कि हमें भारत पर आक्रमण कर देना चाहिए। जब इस स्थिति में आके बांग्लादेश के लोगों का विचार, अब हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है कि वो सेना का विचार है कि वो रिटायर्ड मेजर का विचार है, तो क्या इस स्थिति में आके हमें अब सख्त कदम उठाने चाहिए या हमें बांग्लादेश को लेकर भी वही तरीके से ट्रीट करना चाहिए जैसे हम पाकिस्तान को लेकर ट्रीट कर रहे हैं? योगेश जी, आपने जिस मेजर जनरल का जिक्र किया, ये वो घटना है जिसने सोचने पर मजबूर किया है जी। ऐसा नहीं है कि उसने कोई छोटा कर्मचारी था, उसने बयान दे दिया और बाद में उसको सरकार जो वहां की है यूनुस जी की, उन्होंने उसे पल्ले झाड़ दिया। क्या ये संभव है कि बिना उनकी मर्जी के उनके मुख्य सलाहकार रहे मेजर जनरल ने ऐसा बयान दे दिया? ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। ये एक संकेत था जिसको बाद में उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि भारत के संसाधन, जो सीमित संसाधन हैं, वे भारतीयों के लिए होने चाहिए, ना कि अंतरराष्ट्रीय स्तर से घुसपैठ होने वाले लोगों को हम वो सुविधाएं दें जो हमारे यहाँ के टैक्स पेयर्स के पैसे से पैदा की गई है। साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं, अगर हम 140 करोड़ देश की जनता है, उसमें से 80 करोड़ लोगों को हम सुविधाएं देते हैं, राशन की सुविधाएं हो, दूसरी सुविधाएं हो, तो इसका मतलब दूसरे तरीके से भी समझा जाना चाहिए कि करीब 140 में से अगर 80 करोड़ निकाल दें तो 60 करोड़ बचते हैं। 60 करोड़ में से भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो टैक्स देते हैं। टैक्स के पैसा, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, उस पैसे से सरकारें चलती है, सरकारों के खर्चे चलते हैं। आपने कहा कि क्या हमें इसके मतलब समाधान क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, चाहे पाकिस्तान के साथ भी ले लीजिए आप, उस बॉर्डर को हमें सील करना बेहद जरूरी है। वर्तमान में कटीले तार लगे हैं काफी बड़े हिस्से पर। कटीले तारों पर आपने देखा होगा, कुछ वीडियो सरफेस हुई है कि उधर से लकड़ी बांध दी जाती है, जानवरों को लकड़ी के जरिए इधर से उधर कर दिया जाता है, मादक पदार्थों की तस्करी की जाती है। अगर हमें अपने देश की सीमाएं सुरक्षित करनी है तो वास्तव में सीमाओं को सीमा बनाना होगा, कटीले तारों की इतनी मजबूती करनी होगी या कुछ दूसरे रास्ते अपनाने पड़ेंगे ताकि घुसपैठिए अंदर न घुस सके। लेकिन ये पैसा कहां से आएगा? आपने देखा कि अभी मैं थोड़ा मुद्दे से अलग जा रहा हूं, जब किसी देश के पास अपने संसाधन बढ़ाने के लिए पैसा नहीं होगा तो कमजोर पड़ जाएगा। वर्तमान सरकार ने एक बहुत जबरदस्त फैसला लिया है जिसका नाम है एक राष्ट्र एक चुनाव। आखिर सीमा पर बाड़ लगाने का काम हो, बड़े हथियार खरीदने का काम हो, हवाई जहाज खरीदने का काम हो, युद्ध की दूसरी सामग्री खरीदने का काम हो, इस समय पैसा चाहिए। पैसा कहां से आएगा? पैसा या तो आप पैदा करना होगा, आपके संसाधन बढ़ाने होंगे, या आपके खर्चों को सीमित करना होगा। वर्तमान सरकार ने एक बहुत जबरदस्त कदम उठाया है, एक राष्ट्र एक चुनाव का। हर साल चुनाव होते रहते थे। चुनाव में आप देखें, चुनाव सिर्फ बैलेट पेपर की बात नहीं होती या ईवीएम मशीन की बात नहीं होती। आपको मोबिलाइज करनी पड़ती है अपनी फोर्सेस, आपके जो टीचर्स हैं वो लगाए जाते हैं, आपकी डिफेंस फोर्सेस लगाई जाती है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई जाती हैं, और झगड़े होते हैं, खर्चे होते हैं, उम्मीदवारों के खर्चे के साथ साथ सरकार के खर्चे होते हैं। उन सबको अगर रोक दिया जाए और एक रास्ते एक चुनाव रख दिया जाए तो उससे बहुत बड़ा धन की बचत होगी, और वो बचत राष्ट्र के अच्छे कामों में लगाया जा सकता है। चाहे इसमें बांग्लादेश की सीमा के ऊपर जो हमारी जो बॉर्डर लाइन है उसको मजबूत करने का मामला हो, कटीले तार लगाने का मामला हो, अपनी सीमा को सुरक्षित करने का मामला हो, रक्षा बजट बढ़ाया जा सकता है। रक्षा बजट बढ़ाना, लेकिन रक्षा बजट उन खर्चों को कम करके नहीं, बल्कि जो अनावश्यक खर्चे हैं उन पर रोक लगाना। दूसरा एक चीज और जरा आप बताइएगा कि भारत पाकिस्तान के बीच माहौल तनावपूर्ण है, इसके बीच में बांग्लादेश आता है, वो कहता है कि साहब हम मध्यस्थता करने को तैयार हैं। तो अब बांग्लादेश किस तरीके से मध्यस्थता करेगा, और एक देश जो कहीं है नहीं, कहीं ठहरता नहीं है, वो जब इस स्थिति में आके खड़ा होकर बात कहता है तो उसको कैसे आप कैसे देखते हैं? मैं योगेश जी ऐसे देखता हूं जैसे हमारे अभिनंदन जी का समय आपको याद आता होगा, जब हमने बालाकोट स्ट्राइक किया और उनके F-16 को हमारे कंपैरेटिवली पुराने विमान ने मार गिराया और अभिनंदन को उन्होंने पकड़ लिया। 24 घंटे के अंदर ये वर्तमान सरकार है, वो वर्तमान प्रधानमंत्री है जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डिप्लोमेसी के जरिए पूरी दुनिया को बता दिया कि अगर हमारे अभिनंदन, हमारे पायलट को वापस नहीं किया गया तो पाकिस्तान सरकार को, पूरी पाकिस्तान की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका, जो पूरी दुनिया का चौधरी मानते हैं, उन्होंने संकेत दिया पाकिस्तान को, और देखिए 24 घंटे के आसपास में हमें अभिनंदन को वापस मिलने में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं हुई। तो मैं कहना चाहता हूं जो स्थिति तब थी, आपने देखा होगा, अभी हम पहलगाम आतंकी हमले की बात करते थे, बात सही है, आतंकवाद बहुत बुरी स्थिति में था उस समय पर जब ये हुआ, क्योंकि वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं थी, क्योंकि उसकी कारणों में जाना पड़ेगा हमें, बहुत ऊंचाई थी और संकरे रास्ते थे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज वहां कम थी।
लेकिन 22 अप्रैल की इस घटना के बाद उन्होंने हमारे एक बीएसएफ के जवान को भी पकड़ा हुआ है। और ये दुखद बात है कि करीब मुझे लगता है 10 दिन के आसपास हो गया एक बीएसएफ का जवान उनके कब्जे में है। लेकिन जिस तरह से क्रॉस एफआईआर का सिस्टम आपने सुना है ना, कि झगड़ा हुआ दो लोगों के बीच में, एक ने एफआईआर कराई तो दूसरे को भी क्रॉस एफआईआर करानी पड़ती है। जैसे ही हमारा बांग्लादेश बॉर्डर पर हमारे जो बीएसएफ के जवान को उन्होंने पकड़ा, अभी आपने देखा हो कल की खबरों में, हमने भी उनके जो बीएसएफ के इक्विवेलेंट है रेंजर, उसके जैसलमेर से अब हम नेगोशिएशन की स्थिति में हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा, रीढ़ की हड्डी मजबूत है भारत की, रीढ़ की हड्डी जिसकी मजबूत होगी वही ताकतवर होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मध्यस्थता, वो भी बांग्लादेश, ये इररिलेवेंट है, इसका यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अगर मध्यस्थता चाहिए भी तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन हमें मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। अपने डिप्लोमेटिक चैनल का इस्तेमाल करते हुए हमें अपनी स्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बताने की जरूरत थी। 195 देश है टोटल, जिसमें से अगर 2 देशों को निकाल दिया जाए, 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। वेटिकन सिटी को निकाल दीजिए और फिलिस्तीन को निकाल दीजिए, 193 देशों के साथ डिप्लोमेटिक चैनल पर भारत ने अपनी स्थिति को क्लियर किया है और बताया है कि अगर हम हमला करते हैं तो किन कारणों से हमला करेंगे, सभी हमारा साथ दे रहे हैं। दूसरा, जैसे आप देखिएगा कि आज़ादी के बाद से जब पूर्वी पाकिस्तान अलग हुआ, जिसको हालांकि आज के दौर में जो बांग्लादेश है, वही पाकिस्तानी की सेना के सिपाही पूर्वी पाकिस्तान में जाके अत्याचार करते थे जब भारत ने बांग्लादेश को अलग किया। आज वही बांग्लादेश पाकिस्तान के नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है। इस सिचुएशन को, जो बदलती सिचुएशन, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, क्या ये भारत के लिए, भविष्य के लिए भारत को नए तरीके से सोचने की जरूरत आज आ पड़ी है यार, कि हमें अब बांग्लादेश को लेके भी कुछ ना कुछ कंक्रीट डिसीजन भी लेने की जरूरत है, हमें उसको इतने हल्के में अब नहीं लेना चाहिए? नहीं, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूं। जब कंट्रोल हमारे हाथ में है तो वो कंट्रोलर भी हमें ऐसे बने कि जिस तरीके से हम चाहें उस तरीके से स्थिति को कंट्रोल कर सकें। चाहे वो सिंधु जल समझौता हो, चाहे तीस्ता, फरक्का और गंगा के पानी का मामला हो, हमें मजबूती के साथ बांग्लादेश हो या पाकिस्तान, उसको बताना पड़ेगा कि कंट्रोलर हम हैं, कंट्रोल हमारे हाथ में है। और एशिया में जब भारत अपना पद या कहें अपना व्यक्तित्व तय करे, तो एशिया में भारत एक मजबूत स्थिति में खड़ा हो। ये ना हो कि भारत के जो पड़ोसी देश है, नेपाल या कहें भूटान या बांग्लादेश या पाकिस्तान, ये अपने आप को एक नए तरीके से पेश करें। हम इन चीजों को और समझने का प्रयास करेंगे आपसे। एक बात और आती है कि जब शेख हसीना भारत में आई, बांग्लादेश में जब तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश के तख्ता पलट के बाद क्या बांग्लादेश में कट्टरपंथ अब सरकार में आ गया है? वहां की सोच, वहां की जो काल प्रणाली है, वो ऐसी स्थिति में आ गई है कि अब भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश, हालांकि पाकिस्तान तो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, इसमें बहुत अंतर है भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश को लेकर हमें आर्थिक तौर पर नीतियां बनानी चाहिए, राजनीतिक तौर पर नीतियां बनानी चाहिए और डिप्लोमेटिकल लेवल पर, कूटनीतिक तौर पर भी हमें बांग्लादेश को लेकर एक कंक्रीट डिसीजन लेने होंगे। क्या ये स्थिति अब है या आने वाले दिनों में चीजें और सुधरेंगी? नहीं, मुझे लगता है मुझे आपकी बात से सहमत होना चाहिए। ये स्थिति आ चुकी है, क्योंकि आज सिर्फ बयान दिया है मेजर जनरल ने, ये उनके दिल की, उनके मन की, उनकी सरकार की सोच को प्रदर्शित करती है कि चिकन नेक को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर राज्यों पर कब्जा कर लीजिए। अगर पाकिस्तान के ऊपर भारत कब्जा कर दे तो मुझे जरूर लगता है कि हमें आयात निर्यात की नीति को बदलना होगा। हमें जो गंगा, फरक्का और तीस्ता के पानी के बारे में सोचना होगा। बांग्लादेश की अगर बात करें, और किसको नहीं पता, शेख हसीना वो प्रधानमंत्री है जो 15 साल तक वहां पर सत्ता में रही है, जिसके परिवार को बर्बाद कर दिया गया था। कट्टरपंथी ताकतों ने 3 या 4 मेंबर उनके बचे थे, बाकी सबको मार दिया था। 15 साल तक शासन में रहने के बाद शेख हसीना जब उनके सामने ऐसी विषम स्थितियां पैदा कर दी गई कट्टरपंथियों के द्वारा, तब वो देश छोड़कर भागी हैं। कट्टरपंथियों के हाथ में सत्ता है। यूनुस, मैं नहीं कहता कि यूनुस, जो प्रोफेसर यूनुस है, कोई कम बुद्धिजीवी इंसान है, लेकिन बुद्धि का रणनीति से कोई मामला नहीं बनता। वो बुद्धिजीवी है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी उस इंटेलेक्चुअल लेवल का वहां के हिंदुओं पर जब कत्लेआम हो रहा था, तब कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जहां हम कह सकते हैं कि प्रोफेसर यूनुस हिंदुओं और वहां की जनता के वास्तविक हितैषी हैं। मैं नहीं मानता। इसलिए हमारी भारत सरकार को अंतरराष्ट्रीय स्तर की कुछ चीजों को बदलना होगा, फैसले लेने होंगे और कड़े फैसले।
दूसरी एक बात और हम आपसे समझना चाहेंगे, जैसे चाइना डिटेंशन पॉलिसी लाता है, जो अवैध प्रवासी हैं, जो अवैध घुसपैठिए आ जाते हैं, उनको लेकर अलग उसने बनाया है। क्या भारत को लेकर भी, क्या भारत में भी अब वो स्थितियां आ चुकी हैं कि जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके आ जाते हैं उनको अलग निकाला जाए, चिन्हित किया जाए और उन्हें उनके देश में डिपोर्ट कर दिया जाए? क्या ऐसी स्थिति अब है? हालांकि सरकार अब इस पे काम कर रही है, क्या इस पे और ज्यादा तेजी से काम करने की जरूरत है? आपके इंटेलिजेंस को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है कि जो घुसपैठिए आ जाते हैं और आप देखिएगा, चाहे बंगाल की स्थिति ले लीजिएगा, आसाम की स्थिति ले लीजिएगा और बिहार की स्थिति ले लीजिए, कई सारे जिले या कई सारे क्षेत्र हैं जहाँ की डेमोग्राफिक बदल गई। तो क्या इस पे चिंता जाहिर करनी चाहिए और इस पे काम करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है। आप देखेंगे, आपको याद होगा 70 के दशक में जो मणिपुर की आज की समस्या है, उसका जो उदय हुआ था वो 70 के दशक से मैं कहूंगा, जब बांग्लादेश के लोगों को विधिवत रूप से यहाँ पे नागरिक बनाया गया था। मैं कहता हूं कि ये कोई आश्रम नहीं है कि जो आया उसी को खाना दो, उसको कपड़ा दो और उस पर दया दृष्टि करो। अपने देश की सार्वभौमता को और मतलब इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए कुछ कड़े फैसले लेने होंगे। ये जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में वोटों का मामला है ना, यही बर्बाद कर रहा है। मैं नहीं कहता कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था खराब है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन उस पॉलिसी में सुधार होना चाहिए जहां पर विदेशी प्रवासियों को अपने देश में बसाकर, अपने राज्यों में बसाकर उनको झूठे सर्टिफिकेट बनवाकर, उनका आधार कार्ड बनवाकर उनको वोटर बनाया जाता है और उनसे वोट लेने की जो एक नीति बनाई जाती है, चाहे वो दिल्ली हो, वेस्ट बंगाल हो या दूसरे राज्य हो, ये बहुत खतरनाक स्थिति है। हमारे संसाधनों का दोहन हो रहा है, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं चाहता हूं, मैं आपकी बात से सहमत हुए चाहता हूं, ऐसी पॉलिसी बने, ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बने कि किसी भी देश से अवैध रूप से कोई भी घुसपैठिया भारत में न घुस सके। इतना कहना आसान है, व्यवहारिक दिक्कतें हैं, लेकिन व्यवहारिक दिक्कतों को खत्म करने के लिए हमें कदम उठाने पड़ेंगे। अपनी सीमा रेखा को मजबूत बनाना पड़ेगा, IBN हो या लाइन ऑफ कंट्रोल हो, और यहां तक कि चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो चाइना के साथ, हमें मजबूती दिखानी पड़ेगी। लेकिन मजबूती दिखाने के लिए आपके पास संसाधन होने चाहिए, और संसाधन आएंगे अनावश्यक खर्चों को कम करके। इसलिए मैंने कहा था कि मैं मुद्दे से अलग बात कर रहा हूं। एक राष्ट्र एक चुनाव एक ऐसा मुद्दा है जो हमारी व्यवस्था, जो आर्थिक व्यवस्था है, उसकी काय पलट कर देगा, क्योंकि हमारे खर्चे कंट्रोल होंगे और हमारा पैसा सही जगह पर लगेगा। खैर, सामरिक तौर पर अगर हम देखें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो टेंस माहौल चल रहा है, तनावपूर्ण स्थितियां हैं, और उसी बीच में बांग्लादेश रहता है, वहां का जो रिटायर्ड मेजर है वो एक बयान देता है कि बांग्लादेश को भी भारत पर आक्रमण कर देना चाहिए। अब भारत इसको पुरजोर तरीके से भारत को इसकी भर्त्सना करनी चाहिए और भारत को भी बांग्लादेश को एक करारा जवाब देना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर एक बात और कहना चाहूंगा, वीडियो परमिशन। मैं कहना चाहता हूं, जब देश के सामने समस्या हो, कोई खतरा हो, तो देश के हर इंसान को, हर जनता का हर पक्ष को एक हो जाना चाहिए जी। वर्तमान स्थिति में पिछले 2-3 दिन में कुछ घटनाक्रम चल रहे हैं। एक तरफ सभी पार्टियां बोल दिया भारत की कि हम सब एक है, होना भी चाहिए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद आकर प्रधानमंत्री जी से मिले, बहुत अच्छा कदम था। लेकिन मुजफ्फरनगर में पिछले 2-3 दिन से कुछ घटनाएं चल रही हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं ना हो। देश के हर नागरिक को एक सुर में बोलना चाहिए। हमें पर्सनल जो निहित स्वार्थ है उनसे हट जाना चाहिए। पूरा देश एक सुर में बात करना चाहिए। किसान हमारे माथे की एक इज्जत है, लेकिन दुरुपयोग ना हो, हमारी जनता के बीच में गलत संदेश न जाए, क्योंकि जो घटना घटी उसमें कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिसको अपमान से जोड़ा जाए। देश की सीमाओं पर हमारे किसानों के बेटे हैं। अगर हम देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि हमारे किसान नेता के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, तो हमारे उन जवानों का मनोबल कमजोर होगा जो अपने ताऊ, चाचा या गांव वालों के बारे में सोचकर सीमा पर पहरा दे रहे हैं। तो अंदरूनी रूप से हमें पूरी जनता को, नेताओं को, पार्टियों को एक स्वर में बात करनी चाहिए। हाँ, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर राणा साहब का यही कहना है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस एपिसोड में आए। अंतिम बात यही है कि भारत को अब बांग्लादेश को लेकर भी एक सार्थक कदम उठाने की जरूरत है, चाहे वो तीस्ता नदी जल समझौता हो, गंगा नदी का जल समझौता हो, और जो हमारी जो सीमाएं हैं उन पर भी घुसपैठ को, अवैध घुसपैठ जो हो रही है, उसको हमें रोक लगाने की जरूरत है। खासतौर पर जो बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, इनको भी डिपोर्ट करने के लिए भारत सरकार को प्रयास करने चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी नए मुद्दे पर आपके साथ चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद योगी जी।